सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं एक नया अध्याय जो है उपसर्ग। ठीक है, इससे पूर्व हमने जाना कि शब्द संरचना कैसे होती है, शब्द का निर्माण अर्थात शब्द का निर्माण कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और शब्द निर्माण में किन किन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ये हम पिछले वाले वीडियो में जान चुके हैं। और अगर यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि ये आपके लिए समझने में उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इसको समझने में एक आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सीधे। अगर यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे टाइम टाइम पर। और जो हमारी ये व्याकरण की सीरीज़ है, संपूर्ण व्याकरण का हम अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करेंगे। आप उसका लाभ उठा सकते हैं आने वाले समय में। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे उपसर्ग की ओर। उपसर्ग, जो आज हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग। अब देखिए, उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। क्या? उप और सर्ग, दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। उप प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग। अब उपसर्ग के अंतर्गत हम क्या, उपसर्ग में दो शब्दों के मेल से बना हुआ है उप प्लस सर्ग। अब उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है, निकट या समीप। सर्ग मतलब क्या होता है? सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। ठीक है, सर्ग मतलब क्या होता है? सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के समीप रह करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग क्या बोला मैंने? उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, उप प्लस सर्ग। उप मतलब होता है समीप। ठीक है, जैसे उपनयन, समीप। तो वैसे ही उपसर्ग क्या है? उपसर्ग का अर्थ क्या है? समीप। और सर्ग का क्या अर्थ है? सर्ग का क्या अर्थ है? सृष्टि करना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अर्थात समीप रहकर एक नए शब्द, मूल शब्द के समीप रहकर एक नए शब्द का निर्माण करना हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषा के तौर पर यदि कहीं पूछता नहीं है, लेकिन हमें परिभाषा के तौर पर के आना चाहिए। अब ठीक है, अब उपसर्ग का एक शुद्ध डेफिनेशन क्या होगी? उपसर्ग वे शब्द होते हैं या वे शब्दांश कहलाते हैं जो शब्द के आदि में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित या विशेषता लाते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। अब मैंने बताया, एक शब्द के आदि में जुड़ते हैं। ठीक है, नोट करते चलिएगा, शब्द के आदि में जुड़ते हैं और शब्द में क्या करते हैं? या तो विशेषता लाते हैं। ठीक है, या तो क्या करते हैं? विशेषता लाते हैं, या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आने वाले समय में एक जो आज हम इसका एक परिचय प्राप्त करेंगे, और आने वाले समय में इसका डिटेल जो अगला भाग होगा हमारा, उसमें हम इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या उसमें क्या है? आदि में जुड़ते हैं, शब्द के आदि में जुड़ते हैं, मतलब उसके प्रारंभ में जुड़ते हैं। आदि मतलब उसका प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, आदि मतलब उसका प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, और ये अपने आप में शब्द न होकर के क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। अर्थात शब्द नहीं है ये, क्यों? क्योंकि इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? हमारे प्रारंभ में जुड़ करके क्या करते हैं? जो मूल शब्द है उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, जो हमारे मूल शब्द हैं उनके प्रारंभ में जुड़ते हैं, अर्थात आदि में जुड़ते हैं, और उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, या फिर कहीं पर उसमें विशेषता लाते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उपसर्ग शब्द के शब्दांश होते हैं जो शब्द के मूल शब्द के आदि में जुड़ करके या फिर उसके प्रारंभ में जुड़ करके उसके क्या करते हैं? अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वे हमारे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक मूल शब्द ले लेते हैं, कोई सा भी मूल शब्द ले लीजिएगा। जैसे एक मूल शब्द है हार। ठीक है, एक मूल शब्द है हार, बहुत फेमस है।
क्योंकि कई उदाहरण इससे बन जाते हैं, इसीलिए बहुत प्रसिद्ध भी है और आसान भी है समझने के लिए। ठीक है, अब एक ये क्या है, हमारा मूल शब्द है। अब हार मतलब क्या होता है, हार के अलग अलग अर्थ हैं। जैसे हार मतलब एक अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, हार मतलब क्या हो गया, एक पराजय हो गया पराजय हो गया। और एक हार मतलब क्या हो गया, आभूषण हो गया एक। ठीक है, आभूषण हो गया। अब ये हमारे क्या है, इसके अनेक अर्थ हैं। ठीक है, ये मूल अर्थ इसके ये हो गए, पराजय या फिर आभूषण। अब इसमें अगर हम उपसर्ग लगाते हैं, अनेक प्रकार के उपसर्ग लगाते हैं, तो उसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने इसी में वि उपसर्ग लगा दिया, वि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, विहार हो गया। ठीक है, इसी में सम उपसर्ग लगा दिया मैंने, सम उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, ये संहार बन गया। ठीक है, और इसी में वि उपसर्ग लगा दिया, विहार हो गया। सम उपसर्ग लगा दिया, संहार हो गया। ठीक है, और इसी में नि उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, ये नि उपसर्ग लगाने पर क्या बन गया हमारा, निहार हो गया। ठीक है, और वि उपसर्ग लगा दिया, विहार हो गया। ठीक है, सम उपसर्ग लगा दिया, संहार हो गया। और सम उपसर्ग लगा दिया, संहार हो गया। ठीक है, और एक और, जैसे एक और शब्द है, प्र उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्र उपसर्ग लगा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। तो ये हमारे इससे अनेक प्रकार के और भी कई शब्द हैं। ठीक है, जिससे हम उपसर्ग लगा करके इसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। देखो, इससे पूर्व जब मैंने अध्ययन कर रहे थे हम उस समय मैंने उस समय कहा था आपको कि जब हम एक मूल शब्द में अनेक प्रकार के उपसर्ग या प्रत्यय लगाते हैं तो उससे क्या होती है, शब्दांश से जो है मूल शब्द में जुड़ करके वो क्या करते हैं, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात उसमें क्या कर रहे हो, एक नए शब्द की रचना करते हैं। जब हम शब्द संरचना पढ़ रहे थे उस समय वो क्या कर रहे थे, शब्दांश शब्द के साथ जुड़ करके क्या कर रहे थे, एक नए शब्द का क्रिएशन कर रहे थे। ठीक है, एक नया शब्द क्रिएट कर रहे थे। वो क्या है, हमारी शब्द रचना के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विहार है, संहार है और निहार है, प्रहार है। ये इससे क्या बने, हमारे इन उपसर्गों से एक नए शब्द का निर्माण किया गया। तो ये हमारे क्या है, उपसर्ग है जो शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाए, हमारे उपसर्ग कहलाए। ठीक है, अब हिंदी के अंतर्गत जैसे हम उपसर्गों का अध्ययन करते हैं तो हिंदी में अनेक प्रकार के उपसर्गों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम तत्सम, जहाँ पे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे, आने वाली कक्षाओं में हम तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं, अगर वे किसी एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द भी कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ से एक इसको लिंक जोड़ लें, वहाँ से यहाँ से जोड़ते हुए चलेंगे तो ये बहुत हमें तद्भव और तत्सम शब्द भी याद करने में हमें आसानी होगी। इतने कठिनाई का सामना वहाँ पर हमें नहीं करना पड़ेगा। क्या, अब जो शब्द हैं, जो हमारे उपसर्ग हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो शब्द हैं उपसर्गों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या किस किस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे उसमें पहला है एक संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग के जो प्रकार अब जब हम अध्ययन करेंगे उसका, तो उसमें सबसे प्रमुख है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत अर्थात वे उपसर्ग जो हम संस्कृत से प्राप्त कर, जो हमने संस्कृत से प्राप्त किए, वे उपसर्ग क्या कहलाए, हमारे संस्कृत के उपसर्ग कहलाए। ठीक है, अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, उपसर्ग पूछा जाता है। ठीक है, संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, टोटल कितने हैं उपसर्ग, 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, कितने हैं, 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के। हम अब इनका पूरा डिटेल हम 22 कौन कौन से उपसर्ग हैं, जैसे प्र है, अति है, अधि है, अन है, ये जितने भी हैं, सम है, ये सारे उपसर्ग 22 कुल 22 उपसर्गों का जो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, उनका हम आने वाली कक्षा में पूरा डिटेल से उनका अर्थ और उनसे बनने वाले 2-4 उदाहरण हम आने वाली कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टोटल संस्कृत के उपसर्ग कितने हो गए, 22 हो गए। वैसे ही हिंदी के कितने हैं, टोटल कितने हैं हिंदी के उपसर्ग। अब उपसर्गों में हिंदी के उपसर्ग में कितने हैं, टोटल कितने हैं, कहीं 10 दिया रहता है, कहीं 13 दिया रहता है। 13 को ज़्यादा मान्यता मिली है, इसलिए हिंदी के टोटल कितने हो गए, 13 उपसर्ग हो गए। ठीक है, वैसे ही अरबी फारसी की ठीक है, अरबी फारसी
अरबी फारसी, ठीक है, अरबी फारसी के शब्द हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं। और वैसे ही चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, ठीक है, अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। इनका अध्ययन हम आने वाली क्लासों में करेंगे। जो जितने भी हमारे उपसर्ग हैं, हिंदी के, संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, अरबी फारसी शब्द के उपसर्ग हैं और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं, इनका हम आने वाली क्लासेस में, आने वाली कक्षाओं में इनकी डिटेल जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो ये था हमारा उपसर्ग, ठीक है। अब मैंने जब हम शब्द संरचना का अध्ययन कर रहे थे, इससे पूर्व जो हमारा वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको वॉच करें, तब जाके इसको वॉच करें। ये हमारा पहला पार्ट है। हम आने वाला जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम प्रत्येक उपसर्ग की डिटेल और उसके उदाहरण का अध्ययन करेंगे और जो भी एग्ज़ाम में अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनका हम विस्तार पूर्वक वहाँ पर चर्चा इसका करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उपसर्ग का डिटेल अध्ययन करते हैं और जो हिंदी, संस्कृत और अरबी फारसी या फिर अंग्रेजी के उपसर्ग हैं उनकी डिटेल हम अगली वाली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। हिंदी की जानकारी अगर आपको कहीं पे कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें हमें, हम उसका उत्तर आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।